नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल द सियासी टेबल में, जहां बात होती है भारत के सियासत की, यहाँ के राजनीति की, यहाँ के करंट जो भी इशू चल रहा है उसकी, यहाँ बात होती है सियासत की। दोस्तों, लोकसभा के अंदर देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बिल पेश किया, जिसको अब जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया और राज्यसभा से बिल पास हो गया और लोकसभा में बिल पास नहीं हुआ। उसे फिर से रिव्यू करने के लिए, उसके चर्चा करने के लिए, उसके अंदर जो प्रोविजन सरकार लेकर के आ रही थी उसको अब कुछ बदलाव करने या फिर उसमें कई सारी असहमति थी जिसको सहमति करने के लिए अब सरकार ने जेपीसी के पास भेज दिया। तमाम सारे मुस्लिम सांसदों के, मुस्लिमों के रहनुमा, विपक्ष पार्टियों के नेता जिन्होंने तर्क दिया कि जिस सरकार के इस बिल से मुसलमानों का अहित हो जाएगा, जबकि बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उनका कहना था कि इसमें मुसलमानों के पर्सनल नफ़े या नुकसान का कोई प्रोविजन नहीं है। वक्फ बोर्ड 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे नियम जो कि उसे एक असीमित शक्तियाँ देते हैं, उसमें परिवर्तन करना जरूरी है। क्या असीमित शक्तियाँ हैं? वक्फ के अंदर सेक्शन 40 के अंदर एक प्रोविजन है जिसमें हर साल 2 साल में वक्फ का संपत्ति का जो सर्वे होता है वो खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाती है, और उस सर्वे में अगर वक्फ जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी संपत्ति घोषित कर देता है तो उसके मालिक को नोटिस भी नहीं मिलता। और जब 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद वो व्यक्ति या तो उस जमीन को बेचने जाए या फिर उसको वक्फ की तरफ से नोटिस मिले कि जमीन हमारी है, इसे खाली करिए, तब जाकर के उसको पता चलता है कि इस पे वक्फ ने अपना दावा कर दिया है और इसके कागजात जो हैं वो आज से 20 साल पहले ही वक्फ की संपत्ति में सर्वे में काउंट कर लिए गए हैं। फिर उसके पास क्या चाह रहा है भाई? 30 साल बाद पता चलेगा तो हो सकता है उसका मकान जो है उसके पिताजी ने लिया हो, दादाजी ने लिया हो और वो निपट चुके हो, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसे वक्फ के ट्राइब्यूनल कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। जिस स्टेट में वक्फ का ट्राइब्यूनल कोर्ट है वहां पर जाकर के अपनी याचिका देनी पड़ेगी कि साहब, जो संपत्ति का सर्वे आपने किया है वो संपत्ति आपकी नहीं है, मेरी है और ये इसके कागजात हैं। तो वक्फ के वहाँ बैठेंगे जो लोग, जो मौलवी होंगे, जो न्याय करने वाले लोग होंगे, उनको अगर सेटिस्फाई वो हो जाएंगे तो आपको ज़मीन वापस मिलेगी, नहीं तो वक्फ के पास अगर कागज होंगे तो ज़मीन वक्फ को दे दी जाएगी। जो चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे शहीद थे, क्रांतिकारी थे, वो जिस पार्क में शहीद हुए थे, नेशनल अल्बर्ट पार्क क्या कहा जाता था उसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का नाम दिया। वक्फ ने उसे अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। अच्छा, आप बताइए, 1947 में देश आज़ाद होने से पहले जब चंद्रशेखर आज़ाद साहब की गोली मार करके वहाँ हत्या की गई, उस समय वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी, वो वक्फ का होगा वो गार्डन। कितनी कॉमन सेंस की बात है। पता नहीं कब करी, ऐसी कितनी सारी सरकारी संपत्तियों पर वक्फ ने अपना कब्जा किया होगा, इसका कुछ पता नहीं है। अब सरकार जो है वो बहुसंख्यकों के देश में बहुसंख्यक को भी मारी गोली, संवैधानिक देश में, सेक्युलर देश में एक ऐसा कानून लेकर के आना चाहती है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी की भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बता करके रजिस्टर नहीं कर सकता, या कम से कम उसे ऐसा लगे तो वो इसके लिए नोटिस दे, या फिर जो सिविल कोर्ट है, जो हमारे देश के संविधान के अनुसार चलने वाली कोर्ट है, वहाँ पर कम से कम मुकदमा तो दायर हो। इसमें क्या बुराई है? अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर आपके मकान को कोई दावा करे कि ये मकान मेरा है, तो किस आधार पे ये फैसला होगा कि जो दावा कर रहा है उसका सही है, कि आप कह रहे हो आपका है तो किसका सही है? कागजात के आधार पे होगा। अगर कागजात के आधार पर मिल बैठ के फैसला नहीं होगा तो कोर्ट में होगा, जिला कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। देश में सारे मुद्दों का फैसला तो वही होता है ना भाई। ये क्या बात हुई कि आप इन सारी कोर्ट में नहीं जा सकते? आप तो उसकी ही कोर्ट में जाओगे जो ये कह रहा है कि ये मकान मेरा है। आप उसके पिताजी को जाकर के बोलो कि साहब, आपके बेटे ने मेरे पे कब्जा कर दिया है, मेरे मकान पे, मेरे कागज आप दिखिए और आप मुझे न्याय दे दीजिए। कितनी संभावना है इसकी कि उसके पिताजी, जो गुंडा, बदमाश, लफंगा जिसने आपके मकान पे कब्जा किया है, उसी के पिताजी के पास अगर आप जाओगे कि साहब आपके बेटे ने मेरे घर पे कब्जा कर दिया है, और वो कह रहा है कि वो मकान उसका है, जबकि ये मकान तो मेरा है, मेरे पिताजी बना के गए हैं, ये इसके कागज हैं, तो उसके पिताजी, कितनी संभावना है कि उसके पिताजी ये फैसला करेंगे कि नहीं नहीं, मेरा बेटा गलत कह रहा है और ये मकान तो आपका ही है, साहब आप ले जाओ। कितनी संभावना है इसकी। ये भारत के अंदर जो संविधान है वो, ये देश चलता है इससे। इस संविधान से
मतलब जो समानता की बात होती है वो यहाँ तो समानता नहीं दिखती। अच्छा, इसको भी छोड़िए, ये बड़ा मुद्दा है साहब। अभी हमारे देश के अंदर क्या माहौल है, चुनाव 2024 का क्या माहौल बना के लड़ा गया कि देश के अंदर पिछले 10 सालों में जो सरकार राज कर रही है वो एक नंबर की तानाशाह है, देश के विपक्ष को कुचलने का काम कर रही है। देश के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, देश के अंदर लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, दलितों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे अत्याचार बढ़ रहा है। यही मुद्दा था ना 2024 के चुनाव में। कई सारे लेफ्टिस्ट मीडिया, वामपंथी पत्रकार, वामपंथी लोग, कई सारे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां, उनके नेता ये काम करते हैं। कहीं पर भी किसी अल्पसंख्यक बच्चे के साथ, कई दलित बच्चे के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो ये सारे लोग वहाँ अपना मीडिया कैमरा लेकर के पहुँचते हैं, उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं और जोर जोर से हमला करते हैं कि सरकार जो है वो पक्षपात कर रही है, देश के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो गया। अच्छी बात है, विपक्ष को करना चाहिए। विपक्ष का काम ही ये है, किसी भी दलित व्यक्ति पे, आदिवासी पे, मुसलमानों पे अत्याचार हो, कोई व्यक्ति, कोई गुंडा, कोई बदमाश उनको डराए, उनकी ज़मीन हड़पे, उनको धमकाए, उनके बच्चों के साथ गलत व्यवहार करे, तो सत्ता पक्ष तो अपनी गलती छुपाने के लिए हो सकता है नहीं भी करे कुछ कार्रवाई, लेकिन विपक्ष का ये धर्म है, ये फर्ज है कि वो सरकार के आंख में आंख डाल करके उन पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। और पत्रकार को भी यही करना चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन वही सारे पत्रकार, वही सारे लोग, वही सारे विपक्ष के नेता, वही सारे पूरी जो टीम है, वो टीम जब किसी आरोपी जो है वो उनके वोट बैंक का हो, उनको सूट ना करता हो, तब क्यों नहीं बोलते। अभी अयोध्या के अंदर एक केस हुआ जिसमें 12 साल की बच्ची के साथ एक मुसलमान का 70 साल का व्यक्ति है, उसने रेप किया। कई महीनों से वो रेप कर रहा था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था। जब बच्ची के पेट में दर्द हुआ, उसके घर वाले डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा ये तो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। फिर लड़की ने सब जो आप बीती बताई, उसके बाद लोगों के होश उड़ गए और ये मामला जो है वो हाईलाइट हो गया, मीडिया में आ गया। अच्छा, अब जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी के नेता है। अयोध्या से जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद जीते हैं, अवधेश प्रसाद, जो जिसे अखिलेश यादव ने अयोध्या के राजा कहा, वो उनका बिल्कुल करीबी है। तो अब समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वामपंथी पत्रकार हो, लेफ्टिस्ट मीडिया हो, कोई दलितों के नेता हो, जो जोर जोर से तख्तियाँ लेकर के संसद से बाहर निकल करके दलितों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, उनमें से कोई भी उस बच्ची के परिवार से मिलने नहीं गया। परिवार से मिलने जाना छोड़िए, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, किसी ने नाम तक नहीं लिया, किसी मीडिया में बाइट तक नहीं दी, जबकि ये तो उनका सुटेबल स्टेट था। योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है और दलितों के ऊपर अत्याचार हो गया। दलित, और अच्छा, ये 12 साल की जो बच्ची है वो दलित भी है, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को उसकी पीड़ा नहीं दिखी। 12 साल के बच्चे के साथ 65 साल के व्यक्ति ने रेप किया अपनी पोती की उम्र के, तो इसमें किसी को दिखा नहीं कि दलित के साथ कितना अत्याचार हुआ होगा, उस बेटी की तकलीफ कितनी हुई होगी, उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। और अच्छा, सांसद जी के मिलने वाला है तो क्या उसके ऊपर बीती होगी। सरकार उत्तर प्रदेश की जो है उन्होंने जो कार्रवाई करी, उसके ऊपर जो भी उनको करना होगा करा होगा, वो अलग बात है। लेकिन इनमें से कोई नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाता है, नहीं बोलना। तो यहाँ पर आकर के संविधान की जो समानता की बात करते हैं जो वामपंथी लोग हैं, जो ऐसे समर्थन लोग जो हैं, वो यहाँ उनकी समानता कहाँ चली जाती है। अभी बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ, वहाँ के प्रधानमंत्री को वहाँ की जनता प्रधानमंत्री आवास में घुस गई और खदेड़ के प्रधानमंत्री को फेंक भगा दिया वहाँ से। वहाँ की प्रधानमंत्री जान बचा करके भागी, इंडिया में शरण ले रही है और यहाँ के कुछ लोग खुश हो रहे हैं। अच्छा, खुश तो हो रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तित हो गई, बांग्लादेश से हमारा को कोई लेना देना नहीं है। डिप्लोमेटिक फायदे क्या होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में? बांग्लादेश जो था वो हमारा पड़ोसी देश था, नॉर्थ के साइड जो स्टेट हैं उनके साथ शांति समझौता बनाए रखने के लिए बांग्लादेश का उसमें अहम रोल था, क्योंकि चिकन लेग जो बनता है वो वहीं से बनता है। नॉर्थ के अंदर आप स्टेबिलिटी रख सकते हो। उसके अलावा बांग्लादेश जो हमारा था वो सरप्लस ट्रेड स्टेट था, हम जो भी बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं उसमें हमारे को प्रॉफिट गेन होता था। बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन थे। मंगला एयरपोर्ट जो है बांग्लादेश ने हमें दिया, तीस्ता का जो सर्वे है वो बांग्लादेश ने
हमको दिया, भले चीन को प्रायोरिटी नहीं मिली, तो बांग्लादेश से भारत को फ़ायदा होता, वो सब भी छोड़िए, फिर भी आप यहाँ के लोग खुश हैं। चलिए खुश क्यों हैं? और ये कह रहे हैं कि वहाँ आरक्षण के नाम पर जो बच्चे थे उन्होंने अपना इतना बढ़िया शानदार आरक्षण का जो मुद्दा था उसको सरकार के खिलाफ, सरकार उसको दबा रही थी, सरकार के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह किया, और हर तानाशाह का यही हाल होता है और भारत में भी यह होगा, और तानाशाह के साथ तो यही होना चाहिए। और यहाँ पे भी नहीं रुके, ये भी कहा कि भारत में भी ये होना चाहिए, होगा। चलिए, जो बच्चे थे आरक्षण के लिए कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो सरकार के खिलाफ थे, विद्रोह कर रहे थे, सरकार को भगा दिया, समझ में आया, चलो सरकार को भगा दिया, भगा देना चाहिए तानाशाह सरकार को। भाग गई ना प्रधानमंत्री, आपके पसंद का प्रधानमंत्री बन गया ना वहाँ। फिर ये क्यों खबरें आ रही है कि वहाँ पे इस्कॉन मंदिर तोड़ दिया, वहाँ के जो मंदिर हिंदू हैं उनको मारा जा रहा है, उनके घर पे घुस घुस के उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको उल्टा लटकाया जा रहा है ब्रिज पे। सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं। और जो हमारे देश के सो कॉल्ड पत्रकार, वामपंथी, मजबूत विपक्ष, सेक्युलर नेता, जो कहीं पर भी गाज़ा के अंदर अभी ईरान और इजराइल युद्ध चल रहा है और हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पे हमला किया, उसके बाद इजराइल जो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, तो उसके ऊपर लिख रहे थे वॉर फॉर रागा, क्या क्या लिख रहे थे, हम ईरान के साथ हैं। एक महोदय ने तो लोकसभा के अंदर शपथ लेते हुए जय पैलेस्टीन के नारे तक लगा दिए। अच्छा, वहाँ रहने वाला, गाजा पट्टी में रहने वाला मुसलमान यहाँ के मुसलमानों का भाई है, सो फार रागा ऐसा कुछ बड़ा कैंपेन चला दिया। तमाम सारे लोग दिल्ली के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं, वो स्टेच्यू बना रहे हैं, मोमबत्तियाँ जला रहे हैं कि पैलेस्टीन के अंदर जो इजराइल कर रहा है वो मानवाधिकार का आयोग का हनन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार की आत्मा भी झकझोर गई, स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इजराइल है वो निर्दयी है, इतना निर्दयी है कि वहाँ निर्दोष लोगों को मार रहा है। चलिए, निर्दोष लोगों को मार रहा है, इनकी सारों की संवेदना उनके साथ थी। अच्छा, बढ़िया बात है, निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हीं लोगों की संवेदनाएं आज बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उस पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे। तो ये जो सेलेक्टिव ह्यूमैनिटी है, ये जो सेलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का जो वैल्यू है, ये सेलेक्टिव जो देश के अंदर समानता की बात है, इसको यहाँ के कुछ महान लोग हैं वो समझते नहीं हैं, समझना नहीं चाहते। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो ह्यूमैनिटी है वो यहाँ आकर के मर क्यों जाती है। जय पैलेस्टीन करने वाले लोगों में से एक भी जन ने आज बांग्लादेश के अंदर कम से कम ऊपर से ही दिखावा करने के लिए ही एक ट्वीट भी कर देते कि ये जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंसा हो रही है हम उसका समर्थन नहीं करते, वहाँ के लोगों को शांति बना के रखनी चाहिए और निर्दोष लोगों के साथ ऐसे लूटपाट नहीं करनी चाहिए, उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए, और जो अत्याचार वहाँ हो रहा है उसे रोकना चाहिए। नहीं करते हैं। बांग्लादेश को छोड़िए, हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ें होती हैं, कहीं गांव के गांव कहीं उजड़ रहे हैं, कहीं दंगा हो रहा है, कुछ हो रहा है, वहाँ बोलते नहीं हैं। वो ऐसा का ऐसा ये राइट विंग भी करती है, राइट विंग कम करती है। राइट विंग पे भी आरोप लगते हैं कि जब आरोपी इनके पक्ष का हो और जो पीड़ित हो वो सामने वाली पार्टी हो, तब ये लोग वहाँ जाते हैं चूड़ियाँ तोड़ने, और यहाँ इधर वाले बोलते नहीं हैं। राइट विंग भी नहीं बोलती। लेकिन इतना है, राइट विंग जो है उनके पक्ष में खड़ा नहीं होती, ये मैंने देखा है। मान लीजिए किसी हिंदू ने, विकास दुबे था, विकास दुबे उत्तर प्रदेश का, वो खूंखार आतंकवादी अपराधी था, उसने पुलिस के 8 कांस्टेबल और एक थानेदार, ऐसे 8-9 जनों का कुछ गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो वहाँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मार दिया, उसे एनकाउंटर करके ख़त्म कर दिया। तो उसके साथ जो राइट विंग के जो नेता थे, एक्टिविस्ट थे, उनमें से कोई खड़ा नहीं रहा। ठीक है, विकास दुबे के जो समर्थक होंगे, उनके परिवार के लोग होंगे, वो तो उन्होंने तो कहा ही होगा कि ये गलत हुआ, उसको बेवजह मारा, फंसाया। लेकिन जो राइट विंग के लोग थे, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियंस हो, पत्रकार हो या आम आदमी हो, उन्होंने विकास दुबे का साथ नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि विकास दुबे को मार दिया तो गलत किया। उन्होंने यही कहा कि इसने पुलिस वालों के साथ जो किया वो गलत किया। 8 कांस्टेबल, एक थानेदार, उसका भी तो परिवार था, उसके भी बच्चे होंगे, बीवी होगी, परिवार होगा, हो सकता है वो घर में कमाने वाले हो, उनके परिवार में 8-10 जने खाने वाले हो।
तो उनका भी तो घर था। कांस्टेबल की क्या उम्र होती है? 30 साल, 35 साल, 40 साल का व्यक्ति होगा, उसके बच्चे होंगे 5-5, 6 साल के, 4 साल के, 2 साल के, तो उनके साथ अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? तो विकास दुबे को जब मारा तो किसी राइट विंग के व्यक्ति ने ये नहीं कहा होगा कि ये तो मानवाधिकार का हनन है, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों मार दिया उसको, ऐसा नहीं कहा किसी राइट विंग ने। लेकिन लेफ्ट विंग करती है ये। तो ये जो संविधान के नाम पर आप जो भेदभाव करने का करते हो, ये मुझे लगता है फेयर नहीं हो रहा। तो ये बड़ा गजब का माहौल है साहब। अब इसमें कोई लेफ्टिस्ट लोग देखें, वो कहें कि ये तो दल्ला है, किसी की दलाली कर रहा है, तो भैया हम दलाली नहीं कर रहे किसी की। आप देख रहे हैं छोटे से कमरे के अंदर बैठ करके वीडियो शूट कर रहे हैं, कोई कुछ इससे बेनिफिट होता नहीं है, कोई पार्टी हमें दलाली करना नहीं देती। लेकिन हमने तो केवल निष्पक्ष बात करी और जो सही है वो बात करी, बाकी आपकी मर्जी। जय राम जी की। फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।